ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्लास एबीज के बारे में बताया था। ठीक है, आज अपना टॉपिक है क्लास मैमेलिया। इसको हम वर्ग स्तनी भी कह देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, क्लास मैमेलिया में उन सभी प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है जिनके शरीर पर बाल होते हैं, जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं और साथ में हम कह सकते हैं जिनमें कर्णपल्लव पाए जाते हैं। ये जो ईयर पिन्ना होते हैं ना, ये पाए जाते हैं। ऐसे जितने जो भी एनिमल होते हैं, ऐसे जितने भी प्राणी होते हैं, उन सभी प्राणियों को हम वर्ग स्तनधारी में या स्तनी में रख देते हैं। ठीक है ना। क्या बताया मैंने? बाकी चाहे बहुत सारे इसमें आप कैरेक्टर्स बताएंगे, लेकिन तीन जो मेन कैरेक्टर हैं जिनको हम की कैरेक्टर्स कह रहे होते हैं, उनमें एक तो होता है प्रेजेंस ऑफ द हेयर्स ऑन द स्किन, दूसरा होता है प्रेजेंस ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स इन द स्किन, और तीसरा होता है जिसको हम कह रहे होते हैं प्रेजेंस ऑफ ईयर पिन्ना। क्या पाए जा रहे होते हैं? कर्णपल्लव पाए जा रहे होते हैं। ठीक है ना। हालांकि कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनमें ये कर्णपल्लव नहीं होते, लेकिन बाकी उसमें मैमेलियन कैरेक्टर होते हैं, इसलिए हम उनको भी किस में रख देते हैं? मैमेलिया में। ठीक है ना। अब देखिए, यहां पर आप कह सकते हो इस वर्ग में उन सभी प्राणियों को सम्मिलित किया गया है, प्राणियों को सम्मिलित किया गया है सम्मिलित किया गया है जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं शरीर पर रोम या बाल पाए जाते हैं तथा कर्णपल्लव उपस्थित होते हैं। कर्णपल्लव उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जा रही होती हैं, शरीर पर हेयर्स होते हैं और ईयर पिन्ना या कर्णपल्लव उपस्थित होते हैं, ऐसी सभी प्राणियों को किसमें रखा जाता है? क्लास मैमेलिया में। ठीक है ना। इस वर्ग में उन सभी प्राणियों को सम्मिलित किया गया है जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, शरीर पर रोम पाए जाते हैं तथा कर्णपल्लव उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके पश्चात इनमें आप बहुत सारे लक्षण पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? बहुत सारे कैरेक्टर्स या लक्षण। ठीक है, जिसमें देखिए पहला कैरेक्टर
जिसे हम कह सकते हैं कि ये सभी प्रकार के आवास या वातावरण में पाए जाते हैं, ठीक है ना। दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तो पहला यहाँ पर जो कैरेक्टर आप बताओगे उसमें क्या बताओगे, ये प्राणी सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, जैसे जैसे आप बता सकते हो स्थल, कोमा जल, कोमा वायवीय, कोमा भूमिगत तथा वृक्षाश्रयी का मतलब है पेड़ों के ऊपर, ठीक है ना। स्थल पर मिल सकते हैं, जल में मिल सकते हैं, ईयर में मिल सकते हैं, भूमि के नीचे तथा वृक्षाश्रयी भी हो सकते हैं। इन सभी को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, सभी को हम मैमेलियन कह रहे होते हैं। सभी प्रकार के वातावरण में ये पाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये पूर्ण रूप से समतापी होते हैं। कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड, समतापी होते हैं। समतापी का मतलब है इनके शरीर के तापमान को बाह्य वातावरण या तापमान फ्लक्चुएट नहीं करता या इन्फ्लुएंस नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। इस कारण से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लगभग हर परिस्थिति में, हर मौसम में एक जैसा बना रहता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें, हमारे बाल होते हैं, स्तन ग्रंथियां होती है, कर्ण पल्लव हैं। आपने देखा होगा चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, लगभग जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन बना रहता है, ठीक है ना। 36 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में आप देखोगे तो 98.4 तक ये माना जा सकता है, मिल सकता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद नंबर थर्ड, प्राणियों का शरीर सिर, गर्दन, कोमा धड़ तथा पुच्छ में बांटा रहता है या पुच्छ में विभेदित रहता है। ठीक है ना। अगर हम देखें ये जो धड़ वाला भाग है ये फर्दर भी बढ़ सकता है, थोरैक्स और एब्डोमेन में, वक्ष और उदर में, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट, इन प्राणियों में जो स्किन होती है, त्वचा होती है, इनकी त्वचा मोटी, कोमा जलरोधी तथा ग्रंथि युक्त होती है, ठीक है ना। आगे इसमें ले सकते हो स्तन ग्रंथियां,
कोमा पसीने की ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां तथा तेलीय ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तेलीय ग्रंथियां उपस्थित होती हैं या पाई जाती हैं। उपस्थित होती हैं, ठीक है ना। कौन सी ग्रंथियां? तेलीय ग्रंथियां। अब देखिए मैंने यहां पर बताया जो स्किन है वो कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है। जल रोधी का मतलब होता है वाटर रेजिस्टेंट होती है, वाटर प्रूफ होती है। आपने देखा होगा हम लोग जब स्नान करते हैं तो क्या पानी हमारी त्वचा के द्वारा शरीर के अंदर जाता है क्या? नहीं जा रहा होता, ठीक है ना। पानी शरीर के अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कैसी होती है ये? वाटर रेजिस्टेंट होती है या जल रोधी होती है, या हम कह सकते हैं ये वाटर प्रूफ लेयर होती है, ठीक है। इसके पश्चात ग्रंथि युक्त, इसमें क्या पाई जा रही होती है? ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां होती हैं, पसीने की ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड पाई जा रही होती है, सीबेशियस ऑयल ग्लैंड पाई जा रही होती है, ठीक। अंतर केवल ये होता है कि स्तन ग्रंथियां मेल और फीमेल दोनों में है। फीमेल में ये विकसित हो जाती हैं, जबकि मेल में या नर में प्रतीकात्मक होती हैं। दूसरा यहाँ पर एक्सेप्शन होता है कि जो घोड़ा होता है, जिसको हम हॉर्स कह रहे होते हैं, उसमें ये प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक भी नहीं पाई जाती। दैट इज एक्सेप्शनल केस, ठीक है। बाकी सामान्य रूप से हम कहेंगे कि स्तन ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां या तेलीय ग्रंथियां पाई जा रही होती हैं। पसीने की ग्रंथियां टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। तेलीय ग्रंथियां यहाँ पर क्या करती हैं? जिनमें सीबम होता है, सीबम के अंदर आर्गास्टीरोल, कैल्सी, क्या नाम है आपका, ये फैट वगैरह होती है, या उसको हम कह सकते हैं जिसमें अधिकतर जो क्या नाम है, जो स्टीरॉल्स होते हैं, आर्गास्टीरोल्स होते हैं। अब देखिए ये जो स्टीरॉल्स हैं, या फिर आप कह रहे होते हो जो फैट है, वो क्या करती है, जो सन रेज आती हैं उसमें जो वायलेट रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, जिनको हम कह रहे होते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या कह रहे होते हैं? पराध्वनि तरंगें, ठीक है ना। अब देखिए वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, यूवी जो रेज होती हैं, उन रेज को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? विटामिन डी में, और शरीर के अंदर विटामिन डी का संश्लेषण हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार जब धूप में खड़े होते हैं तो लोग कहते हैं क्या धूप में खड़े हो, विटामिन डी ले रहे हो क्या? तो इसका मतलब है विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स माना जाता है, जो प्राकृतिक स्रोत है, वो क्या है? सूरज होता है, सन होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, इसमें देखिए हम कह रहे होते हैं मादा में स्तन ग्रंथियां अधिक विकसित हो जाती हैं, अधिक विकसित हो जाती हैं जिनके द्वारा शिशुओं को, या यंग वंस कह सकते हो, स्तनपान कराया जाता है। स्तनपान कराया जाता है, या कह सकते हो दूध पिलाया जाता है। ठीक है। इसके पश्चात नंबर 6, प्राण पल्लव पाए जाते हैं
पाए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन मोनोटीम्स में अनुपस्थित होते हैं, में अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अगर हम चाहें तो वेल का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन वेल किस में आती है, सिटीसिया में आती है, यूथीरिया में आती है, मोनोटीम्स में नहीं होती। उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सिटेसिया होता है। इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पर, मोनोटीम्स। और ये प्रोटोथीरिया क्लास के अंतर्गत आते हैं। इनमें क्या नहीं होते, कर्ण पल्लव नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट नंबर 7, यहां पर हम कह रहे होते हैं ऑटिक तथा पेरियोडिक, पेरियोडिक अस्थियां मिलकर टिम्पेनिक बुल्ला बनाती हैं, टिम्पेनिक बुल्ला बनाती हैं, जिसकी गुहा को या फिर आप कह सकते हो जिसमें मध्यकरण होता है, जिसकी गुहा को टिम्पेनिक कैविटी या मध्यकरण गुहा, टिम्पेनिक कैविटी या क्या बता दोगे, मध्यकरण गुहा कह देते हैं, जिसमें मैलियस, कोमाइंकस तथा स्टेपीज अस्थियां होती हैं, इनको कह रहे होते हैं MIS। M का मतलब है मैलियस, I का मतलब इंकस, स्टेपीज का मतलब एस। और ये ईयर ऑसिकल या कर्ण अस्थिकाएं कहलाती हैं। हमारे शरीर में अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी अस्थि का नाम बताइए, तो हम इसमें सबसे छोटी अस्थि का नाम MIS ले रहे होते हैं, अस्थियों का नाम। इनमें भी सबसे छोटी कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। और अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी अस्थि का नाम बताइए, तो ये जो मोटी टांग में होती है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, फीमर कह रहे होते हैं या ओरिबिका कह रहे होते हैं, ये सबसे मोटी, मजबूत और लंबी अस्थि होती है हमारे शरीर में। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, मैमेलिया की, जिसमें ये कहा गया कि ऑटिक और पेरियोडिक मिलकर के टिम्पेनिक बुल्ला बनाते हैं। देखोगे साइड में दिखाई देगा। और इसी बुल्ला के अंदर मध्यकरण होता है। मध्यकर्ण की गुहा को टिम्पेनिक कैविटी कह रहे होते हैं। इसमें क्या पाया जा रहा होता है, मैलियस, इंकस, स्टेपीज। ठीक है ना। इसके आगे
यहां पर देखिए कहा जा रहा होता है कि शरीर पर रोम पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। यहां आप एक्सेप्शन दिखा सकते हो, व्हेल के शरीर पर रोम अनुपस्थित होते हैं, रोम अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, इसलिए किसमें रखा जाता है, मैमेलिया में। तो तीनों मेन कैरेक्टर, स्तन ग्रंथियों का हो गया, शरीर पर बाल का हो गया और कांड पल्लव का हो गया। मैंने अभी क्या बताया था, इनमें कांड पल्लव पाए जा रहे होते हैं, लेकिन किसमें नहीं होते, मोनोटीम्स में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है ना। इसके पश्चात इन प्राणियों में करोटी या स्कल, करोटी का मतलब होता है गर्दन से ऊपर वाला पूरा पार्ट। ठीक है, द्विकंदीय होती है, द्विकंदीय होती है। ये है स्तनी प्राणियों की विशेषता कहलाती है, विशेषता कहलाती है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो खोपड़ी होती है ना, इसके पश्च भाग में एक बड़ा छिद्र होता है, इस तरह से एक बड़ा ये छिद्र होता है, और इस छिद्र को कह रहे होते हैं महारंध्र। इस महारंध्र के दोनों तरफ इस तरह से ये फूले हुए उभार पाए जाते हैं दोनों तरफ, और इन उभार को कहा जाता है अस्थिकंद। क्या कहा जा रहा होता है, अस्थिकंद। कितने संख्या में, 2। तो कितने अस्थिकंद हो जाएंगे, 2। और इन अस्थिकंद से हमारे ग्रीवा वाले भाग में जो पहली कशेरुका होती है, एटलस, वो दोनों जुड़े होते हैं, उनके दोनों प्रवर्ध जुड़े होते हैं। इसलिए ये जो खोपड़ी होती है पीछे से डाइकॉन्डाइलिक हो जाती है, द्विकंदीय। यही कारण होता है, आपने देखा होगा पीछे हल्का सा इसमें आर्च पाया जाता है। आर्च का मतलब है हल्का सा इसमें मेहराब पाया जाता है, हल्का सा इसमें गर्त पीछे से दिखाई दे रहा होता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये बोला जाता है कि हमारी जो खोपड़ी होती है डाइकॉन्डाइलिक या द्विकंदी होती है, और यह स्तनी प्राणियों की क्या कहला रही होती है, विशेषता कहलाती है। इसको हम क्या कह रहे होते हैं, स्पेशलाइजेशन कह रहे होते हैं, किसका, ह्यूमन स्कल का या ह्यूमन की खोपड़ी का। ठीक है ना, क्लियर हुआ। इसके पश्चात मानव में बारह जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। क्रेनियल नर्व्स, कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, मस्तिष्क में दो बड़े
प्रमस्तिष्क गोलार्ध, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, इनको कहा जाता है सेरेब्रम हेमिस्फीयर या सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है ना। क्या पाए जाते हैं मस्तिष्क में? दो बड़े मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क गोलार्ध पाए जाते हैं, जो आपस में कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े रहते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर ये जो कॉर्पस कैलोसम की बात कर रहे हैं, ये कॉर्पस कैलोसम स्तनधारियों के अलावा किसी के मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, केवल और केवल स्तनधारियों के मस्तिष्क में ही पाया जाता है। किसको जोड़ता है? प्रमस्तिष्क गोलार्ध को। इसीलिए जो मानव का मस्तिष्क है ये अत्यधिक विकसित होता है। कैसा होता है? अत्यधिक विकसित होता है। अतः इस कारण मस्तिष्क अधिक विकसित होता है। मानव मस्तिष्क अधिक विकसित होता है। ठीक है ना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसी से संबंधित मस्तिष्क में कौन से में? मध्य में। चार ठोस पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना, क्या कह देंगे? जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना कह दिया जाता है। ठीक है ना। कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना को अगर आप चाहो तो चतुष्टी पिंड भी कह सकते हो। चार पिंड होते हैं। कहां पर होते हैं? मध्य मस्तिष्क में ठोस होते हैं, जिनको क्या बोल रहे होते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना, जिसमें दो सुनने से संबंधित होते हैं और दो देखने से संबंधित होते हैं। ठीक है ना। दो किसको क्लियर कर रहे होते हैं? विजन को, और दो किसको क्लियर कर रहे होते हैं? सेंस ऑफ हियरिंग को, सुनने की क्रिया को। ठीक है। दो ऑप्टिक लोब, एक दो को सुपीरियर और दो को क्या कहा जा रहा होता है? इंफीरियर कहा जा रहा होता है। ठीक है ना। क्लियर हो गया मस्तिष्क का। आप देखिए इसके पश्चात ये जो हम मस्तिष्क की बात कर रहे होते हैं, हमारा मस्तिष्क तीन भागों से मिलकर बनता है, अग्र, मध्य और पश्च। तो इसलिए मैंने ये मध्य बताया है। ठीक है। क्या बताया है? मध्य। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर आप क्या बता सकते हो? अब देखिए यहां पर जब मस्तिष्क की बात आ रही होती है तो इसमें निचला जबड़ा किससे जुड़ा होता है? खोपड़ी से। तो यहां पर हम कह रहे होते हैं खोपड़ी या करोटी।
करोटी से निचला जबड़ा पेशियों द्वारा जुड़ा होता है। इसकी निलंबन का मतलब है लटका हुआ, को क्रेनियोस्टाइलिक निलंबक कहा जाता है। और देखिए इसी कारण से क्या होता है, जबड़े में मूवमेंट बन जाता है, गति बन जाती है। अपना जो ऊपरी जबड़ा है वो फिक्स है, निचले वाला जबड़ा है ये नीचे की तरफ लटका हुआ है, और जो लटका हुआ है इसको सस्पेंसोरियम कह रहे होते हैं, निलंबक। किससे जुड़ा हुआ है? क्रेनियम से। क्रेनियम का मतलब है कपाल, तो इसलिए ये एक तरह का स्टाइल बन जाता है जिसको हम कह रहे होते हैं क्रेनियोस्टाइलिक सस्पेंसोरियम। और इस कारण से ही हमारे जबड़े में मूवमेंट आता है। जो हम मुंह खोलते हैं निचले जबड़े के कारण ही खुलता है, ऊपरी जबड़ा ऊपर नहीं जा रहा है, निचले वाले जबड़े के अंदर ही मूवमेंट होता है। अर्थात जो लोअर जा होता है ये मोबाइल होता है, चल होता है, मोटाइल होता है, जबकि ऊपरी जबड़ा फिक्स होता है, अचल होता है, उसमें गति नहीं होती, अगतिशील होता है। ठीक है ना? ओके।